तो इसमें वेन डायग्राम्स के अंदर वेन डायग्राम होती क्या है? वेन डायग्राम ना एक ये सिंपल सी चीज़ है जो आपको राइट में दिखे, दिस इज माय वेन डायग्राम। इसमें हम क्या करते हैं, जनरली ये जो आपको रेक्टेंगुलर बॉक्स दिख रहा है ये यूनिवर्सल टाइप का बॉक्स हो जाता है, ठीक है। और उसके अंदर जैसे आपको ये दिख रहा है, हाँ ये यू लिखा ही हुआ है इसमें देखो, और एक सेट ए है, ए आपका ये सर्कल के बीच में, ठीक है। और बाकी बचा हुआ यूनिवर्स में ए तो आता ही है खुद, बाकी दूसरी चीज़ें भी आती हैं। तो ए सेट इसमें क्या है, ए सेट इसमें मैं लिख सकता हूँ कि ए सेट इसमें मेरा 2 4 6 8 10 है। और यूनिवर्स क्या है इसमें मेरा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो ये ए है और ये यूनिवर्स। हम इसको जब ऐसे क्या कहते हैं, सर्कल और यूनिवर्स सेट्स, रेक्टेंगल का सबसेट सर्कल हो गया ये ए सेट। तो क्योंकि इसमें तो दिख रहा है ना मैं कि ए तो यूनिवर्स का सबसेट होगा ही होगा ना, तो ऐसी डायग्राम को वेन डायग्राम बोलते हैं। ठीक है जी, क्लियर आप सबको ये बस शो करने के लिए? हाँ, शो इससे बहुत आसान हो जाती हैं चीज़ें, क्योंकि ये हमारा लॉजिकल ब्रेन को यूज़ नहीं करती ना। अब जैसे इलस्ट्रेशन 1 है, ठीक है जी, इलस्ट्रेशन 1 में इसने क्या बोला है कि इन फिगर 1.2, अच्छा ऊपर वाली थी वो हमें आ गई है, हमने कर लिया। इलस्ट्रेशन 2 है ये मेरे सामने, 1.3 फिगर ये वाली। ये क्या बोलती है, यूनिवर्सल सेट 1 से 10 तक दे दिया। ए देखो उसने 2 4 6 8 10, और बी जो है सिर्फ 4 6 है। तो जो अंदर वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन है, ये बी सेट है। 4 6 दिख रहा है ना आपको, और 2 4 6 8 10 क्योंकि 4 6 आया तो उसने बी के ऊपर से ही बना दिया ए को, ठीक है जी। 2 को उसने बाहर कर दिया बी से, 8 को बाहर कर दिया उसने, 10 को बाहर, और 4 6 ए में भी है बी में भी है, इसका मतलब क्योंकि ए बड़ा सर्कल है, ठीक है जी। तो ऐसी को हम वेन डायग्राम कहते हैं। इस वाली से हमें क्या समझ आ रहा है कि बी जो है मेरा सबसेट है ए का, हमें ये भी समझ आ रहा है। हाँ जी बोलो। हाँ देख के, तभी तो कह रहा हूँ मैं, आसान होता है, देख के पता चल जाता है, ठीक है जी। तो ये दैट इज़ वेरी इजी। अब इसमें ऑपरेशंस होते हैं। ऑपरेशंस जो होते हैं ना, जैसे हमारा प्लस माइनस होता है ना नॉर्मल में, सेट्स में क्या होते हैं, यूनियन और क्या कहते हैं इंटरसेक्शन, इस टाइप की चीज़ें होती हैं। यूनियन क्या होता है, जैसे प्लस टाइप का होता है आप कह सकते हो, वैसे ही यूनियन होता है। तो यूनियन में क्या होता है कि यूनियन को हम ऐसे इस सिंबल से, बड़ा से यू से डिनोट करते हैं, ठीक है जी, और इसको लिखते हैं ए यूनियन बी। ये भी एक सेट होता है खुद। जैसे एग्जाम्पल 12 देखो, ए इज इक्वल टू 2 4 6 8 है, बी इज इक्वल टू 6 8 10 12 है, तो फाइंड ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी क्या होगा, इन दोनों के एलिमेंट्स को जोड़ के लिख देंगे, लेकिन रेपिटेशन छोड़ देंगे। तो मैंने 2 लिख दिया, 4 लिख दिया, 6 लिख दिया, 8 लिख दिया। अब इसके बाद 6 और 8 में ऑलरेडी लिख चुका हूँ, तो मैं इनको नहीं लिखूंगा, मैं सिर्फ 10 और 12 को लिख दूंगा। तो मेरा ए यूनियन बी सेट बन जाएगा एक, जिसमें ये दोनों कंबाइन होके एलिमेंट्स आ जाएंगे। समझ आ गया जी? यूनियन इतना आसान है, क्लियर आपको? ठीक है। अब इसमें जैसे 13th एग्जाम्पल में ए दे दिया, बी दे दिया, अब शो करना है इस पार्ट को। तो हम देखते हैं ए यूनियन बी, लेफ्ट हैंड से चलेंगे, ए यूनियन बी लिख दो आप, ए ई आई ओ यू पूरा लिख दिया। अब ए रिपीट हो रहा है, आई रिपीट हो रहा है, यू सारे रिपीट हो रहे हैं ना, तो इसका मतलब ए खुद ही रहेगा, लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ए यूनियन बी जो मैं लिखूंगा एग्जैक्टली अपने आप ही ए के बराबर आ जाएगा, तो शो हो गया हमारा। तो इसका इससे क्या, हाँ अगर ऐसे आया तो इंग्लिश में लिखा, कोई दिक्कत नहीं है, ये इंग्लिश का मैथ्स ही है, सिंबल ही तो लिख रहा है, ए यूनियन बी इज इक्वल टू दिस। अब इससे एक चीज़ सीखो, इससे एक ये चीज़ सीखने को मिलेगी आपको कि अगर ए बड़ा है और बी छोटा है, बी सबसेट हो गया ना इस केस में, ये वही वो बन जाएगी ना वेन डायग्राम। अगर बनाऊंगा कौन सी बनेगी कि बी अंदर है, ए बाहर है, तो ए यूनियन बी हमेशा ए ही आएगा।
समझ आ गई बात आपको? ठीक है, और रेक्टेंगल भी तो सबसेट वो होगा, बड़ा सेट सबसे। वो तो यूनिवर्स है, वो तो यूनिवर्स है, तो बाहर है। अच्छा, आप वो भी तो बना सकते थे वैसे। क्या? आप यूनिवर्सल को ए भी तो बना सकते थे। नहीं बेटा, यूनिवर्स अलग ही रहता है। अगर आपको ए बी सेट्स दिए हैं तो हम उसको सर्कल से ही बनाएंगे, हम कुछ लिखेंगे नहीं यूनिवर्स के अंदर, मतलब कुछ भी हो सकता है। सर नहीं, एग्जांपल नंबर 12 में ऐसे तो किया था जो ऊपर था, सॉरी। यूनिवर्स थोड़ी माना है हमने किसी को, जो 1 to 10 के सेट 1 to 10 सिंबल्स। वो तो बाहर लिखे हुए थे ना उसने ऐसे 1 2, तब यूनिवर्स माना था। हम भी तो लिख सकते यहाँ तो नहीं है ना, यहाँ तो मेंशन किया हो ना उसने कि ए है बी है। आप ए बी को यूनिवर्स नहीं मान सकते। ठीक है, चलो। तो अब इसके बाद आपने एक चीज सीख ली कि ए यूनियन बी अगर बड़े सेट के साथ करेंगे तो बड़ा ही आंसर आएगा अगर रिपीट करेगा। अब इसमें एक एग्जांपल 14 है, जैसे कि x जो है, लेट x इज इक्वल टू राम गीता अकबर बी सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11 हु आर इन स्कूल हॉकी टीम, लेट y गीता डेविड अशोक बी सेट ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 11 हु आर इन फुटबॉल टीम। तो ऊपर वाले हॉकी टीम में और y वाले जो है वो फुटबॉल टीम में। तो x यूनियन y फाइंड करो एंड इंटरप्रेट द सेट। x यूनियन y में सारे आ जाएंगे, राम गीता अकबर यहाँ से उठाएंगे, अब गीता रिपीट हो रही है यहाँ छोड़ देंगे, डेविड और अशोक यहाँ से उठा लेंगे। तो अब अगर मैं इंटरप्रेट करूँगा तो क्या बनेगा कि ये x यूनियन y को इंटरप्रेट करूँगा तो ये बोलूँगा ना भाई या तो ये हॉकी खेलते हैं या ये फुटबॉल खेलते हैं। समझ आ रही बात आपको? तो इसकी यूनियन की इंटरप्रिटेशन क्या बनेगी? यूनियन की इंटरप्रिटेशन बनेगी और, ठीक है जी, या फिर आइदर x और y, इस टाइप से ये इंटरप्रिटेशन बनती है यूनियन की। इसको आपको दिमाग में रखना है कि या तो ये x, क्या जी, और बोथ भी है। और बोथ, हाँ मतलब दोनों तो खेलते ही हैं, मतलब या तो जैसे गीता है ना बीच में कि वो या तो ये खेल रहे हैं या ये खेलेंगे, इससे अकेले से काम हो जाएगा। ठीक है, और बोथ में मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप घुसो, ठीक है, आप कंफ्यूज हो जाओगे क्योंकि इंटरसेक्शन जब मैं बताऊंगा तो उसमें बोथ यूज़ होगा। तो आप फिलहाल बोथ नहीं यूज़ करोगे चल जाएगा। यहाँ पे उसका मतलब था कि गीता के लिए था कि गीता दोनों खेल रही है तो दैट इज अलाउड। बोथ आप डालो, ठीक है, बोथ आप डालो, डन। और या तो ये खेल रहा है या ये खेल रहा है या दोनों खेल रहा है। तो ये मैंने सीख लिया इससे। आप डेफिनेशन को अगर आप पढ़ोगे तो देखो क्या बोल रही है डेफिनेशन। डेफिनेशन कह रही है द यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज सेट सी which consists of all those elements which are either in A or in B। अब इसने बोथ यहाँ नहीं लिखा है, इंक्लूसिव है, देखो उसने ब्रैकेट में डाल दिया है इंक्लूडिंग दोज विच आर इन बोथ। तो आइदर इन ए और इन बी का मतलब होता है कि दोनों में भी होगा तो वो चलेगा। ठीक है जी। अब इसको सिंबल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इसका सिंटेक्स क्या रहेगा कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल एक्स such that x belongs to A or x belongs to B। डन? समझ आ रही है सेट बिल्डर फॉर्म ये यूनियन की? तो A यूनियन B खुद भी एक सेट होता है जो आइदर A और B को बिलोंग करता है। x बिलोंग टू A और x बिलोंग्स टू B। क्लियर है जी? हाँ हाँ, सबका हो सकता है सर, बिल्कुल हो सकता है। वो जो ए यूनियन बी सेट निकल के आया था उसके पावर सेट नहीं बन सकता क्या? सब कुछ बन सकता है। सेट ही तो है, सेट की सारी प्रॉपर्टीज लग जाएंगी इस पर। ठीक है, डन। चले आगे। अब इसकी वेन डायग्राम देखो, यूनियन की वेन डायग्राम। इसकी वेन डायग्राम क्या बनेगी? आपने ये ए सेट ले लिया, ये आपने बी सेट ले लिया, ये आपने बी सेट ले लिया।
अब यूनियन का मतलब ये जो ब्लू शेड किया है इसने, दैट इज यूनियन, ठीक है ना। अब सपोज मैं यहाँ कोई नंबरिंग लिख दूँ 1 2 3 4 5, ठीक है जी। अब ए में क्या है मेरा, देखो आप ए मेरा है 1 2 3, बी क्या है मेरा, बी है मेरा 3 4 5, है ना, 3 दोनों में है ना। ए यूनियन बी अगर आप करेंगे तो क्या बनेगा 1 2 3, रिपीट नहीं करूँगा 4 5, तो 1 2 3 4 5 अगर बनेगा तो ये सारा एरिया मेरा यूनियन में आएगा। तो यूनियन के अंदर मेरा सारा एरिया, क्या, हाँ ये शेडेड है, ये ब्लू वाला जो शेडेड है दैट इज ए यूनियन बी। और वो जो इंटरसेक्ट करा वो कॉमन के लिए है ना। हाँ देखो ना, आइदर इन ए 1 2, आइदर इन बी 4 5, और इन बोथ 3। समझ आ गई बात आपको? ठीक है जी। शेड करना पड़ता है। हाँ हमेशा शेड करना पड़ेगा, आप लाइन मार देना, ठीक है। वो भी अगर मांगी हुई उसने, अदरवाइज समझ आती हैं चीज़ें, सबको समझ आती हैं, आपको ऐसे सेपरेट दिखाने की ज़रूरत नहीं है, तो आपको समझाने के लिए, ठीक है जी। चलो आज मैं प्रॉपर्टीज़ डिस्कस नहीं करूँगा, आपको एकदम नहीं समझ आएगी, कल इस पर थोड़ा सा और काम करेंगे। कल तक आप मुझे थर्ड में कोई वो होगा सारी खुद कर लो एक बार, और एक बार यूनियन का यहाँ तक समझ लो, उसके बाद हम इसके, हाँ जी अभी नहीं, अभी डिस्कस ही नहीं करेंगे, तभी कह रहा हूँ कि छोड़ दिया मैंने, क्योंकि ये डिस्कशन की ज़रूरत होगी, कल इसको डिस्कस करेंगे। अभी आप यूनियन को समझो आज, ठीक है, जो एग्जांपल से वो एकदम करके यूनियन को समझो। कल फिर मैं इंटरसेक्शन करूँगा और एक्सरसाइज साथ ही हो जाएगी, फिर उसकी प्रॉपर्टीज़ भी आराम से हो जाएंगी, ठीक है जी। तो आज ये थर्ड आप अपने आप करो, और यूनियन वाला ये यहाँ तक करो। कोई डाउट होगा फिर कल हम आराम से इसको पकड़ सकते हैं, राइट। किसी को डाउट अभी तक के केस में? कोई माइंड मैप अपना तैयार रखना, टाइप्स का बिल्कुल समझ आना चाहिए आपको। सर एक डाउट है। हाँ जी बेटा बोलो। सर अगर दो यूनियन लेते हैं तो उसमें रेपिटेशन होना जरूरी तो नहीं है क्या? अगर हम तो दो यूनियन लेते हैं कोई भी, तो उसमें रेपिटेशन होना जरूरी तो नहीं है? हाँ नहीं है जरूरी, वो आगे समझ आ जाएगा तुझे। आप अगर बोल रहे हो तो उसका डायग्राम भी अलग बनेगा ना? हाँ उसका डायग्राम कुछ ऐसा बन जाएगा बेटा, जैसे अगर आप ये कह रहे हैं कि 3 नहीं होता, सपोज यहाँ यही बोल रहे हैं ना, तो अगर 3 नहीं होता यहाँ पे, तो यहाँ से 3 हट जाता है, बस कुछ भी नहीं होता। और वेन डायग्राम के केस में आप क्या करते हो, आप 2 सर्कल अलग बना देते हैं, ऐसे डायग्राम बनाते हैं, और ऐसे ये ए आ जाता है, ये बी आ जाती। इसको बोलते हैं, आगे जाके आप देखोगे डिसजॉइंट सेट्स। क्या बोलते हैं इसे? डिसजॉइंट। इनमें कोई जॉइंट नहीं है, तो डिसजॉइंट सेट्स हो जाते हैं। ओके, तो ऑपरेशंस में हमने कल जहाँ छोड़ा था वहीं से कंटिन्यू कर रहे हैं हम यूनियन के ऑपरेशंस। तो यूनियन में हमने देखा था, जैसे ये मेरी कह रही है, ये मेरी डेफिनेशन थी कि आइदर और बोथ। मैं ए में से भी उठा सकता हूँ यूनियन में, मैं बी में से भी उठा सकता हूँ, और मैं बोथ में भी उठा सकता हूँ। तो ए का मेरा डोमेन, ये ए की मेरी ये है चीज़, बी मेरा ये है, और बोथ का मेरा ये वाला एरिया है, राइट। तो बेसिकली ये सारा जो एरिया शेडेड ब्लू वाला है, ये सारा मेरा यूनियन का एरिया बन जाता है, ठीक है जी। अब इसकी डेफिनेशन जो है वो क्या बोलती है कि ए यूनियन बी एक ऐसा सेट है, ठीक है। ए यूनियन बी इटसेल्फ इज अ सेट जिसमें x क्या है, x शुड बिलोंग टू a और x बिलोंग्स टू b, या a को बिलोंग करेगा या b को, मतलब हम दोनों के लिख देते हैं रेपिटेशन हटा के। तो ये आपको इतना क्लियर हो गया। अब जब हम बात करते हैं सम प्रॉपर्टीज़ की, तो यूनियन की प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ रहे हैं। तो इसमें देखो क्या बोल रहा है, a यूनियन b या b यूनियन a, कम्यूटेटिव लॉ। चाहे आप a यूनियन b कर लो, चाहे आप b यूनियन a कर दो, तो कोई उसमें फ़र्क नहीं है। तो ये तो मेरे ख्याल सिंपल सी बात है, समझ आ रही है हमको, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है इसमें, क्योंकि ऑर्डर तो मैटर करता ही नहीं।
तो ए यूनियन बी और बी यूनियन ए कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा, ये कम्यूटेशन है, जैसे प्लस में ए प्लस बी ए माइनस वो बी प्लस ए होता है। इसके बाद सेकेंड में क्या बोलता है, एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ आपको याद आया किससे होता था कि मैं 1 + 2 + 3 अगर कर रहा हूँ, चाहे मैं 1 + 2 को पहले कर दूँ ऐड, चाहे मैं 2 + 3 को पहले ऐड कर दूँ और 1 को बाद में, आंसर मेरा एक ही रहने वाला है। तो इसमें भी वही चीज़ है कि आप पहले ए यूनियन बी की कर दो, बाद में उसका रिजल्ट की सी के साथ यूनियन कर देना, या आप पहले बी यूनियन सी कर लो, उसकी ए के साथ कर लेना, तो दोनों बराबर ही आने वाले रिजल्ट। तो इसमें हम क्या बोलेंगे कि यूनियन जो होती है वो एसोसिएटिव भी होती है, तो कम्यूटेटिव भी एसोसिएटिव भी है, ये याद रखनी है चीज़ें। इसके बाद तीसरी प्रॉपर्टी देखो कि अगर मैं ए का फाई के साथ यूनियन करूं तो हमेशा ए ही आएगा, तो इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। सपोज मैं ए को 1 2 ले लेता हूं और एक फाई ले लेता हूं, फाई में तो मेरे एम्प्टी ब्रेसेस होंगे, तो जब मैं यूनियन करूंगा ए यूनियन फाई करूंगा तो मेरा बट ऑब्वियस है, कुछ नहीं तो हर सेट में होता ही होता है, तो मैं 1 2 ही लिखूंगा, तो बेसिकली ए ही आ जाएगा। तो फाई के साथ कोई भी चीज़ यूनियन करेंगे तो वो खुद ही आ जाएगी। क्लियर है जी? तो इसमें लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट इसकी ज़रूरत नहीं है, कुछ भी आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आइडेंटिटी एलिमेंट 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा, तो फाई जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट का काम करती है यूनियन के केस में। जैसे 0 काम करती है एडिशन के केस में, आप किसी भी में 0 ऐड कर देते हो, 2 + 0 तो 2 ही रहता है ना, तो 0 इज़ द एडिटिव आइडेंटिटी। ऐसे ही यूनियन के केस में हम कह सकते हैं फाई इज़ द आइडेंटिटी ऑफ यूनियन। ठीक है जी। नेक्स्ट क्या बोलता है वो, ए यूनियन ए, यानी कि ए अपने साथ ही अगर यूनियन करेगा तो ए ही आएगा, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं हमें, क्योंकि रेपिटेशन हमने करना नहीं, तो ए ही आंसर आएगा यूनियन करने के साथ। तो इसको उसने बोल दिया आइडेम्पोटेंट लॉ। आइडेम्पोटेंट लॉ में आइडेम्पोटेंट वर्ड का मतलब क्या होता है, आइडेम्पोटेंट वर्ड का मतलब होता है ऑपरेशन विच हैज़ नो इफेक्ट ऑन रिजल्ट, जिसका रिजल्ट पे कोई इफेक्ट ना पड़े। तो इस ऑपरेशन का कोई नहीं पड़ने वाला, तो इसलिए आइडेम्पोटेंट। नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, रिजल्ट याद रखो कि ए की यूनियन अपने साथ करी तो ए आएगा। ठीक है जी। ऐसे ही 5th में यूनिवर्स की यूनियन आप किसके साथ कर रहे हो, यूनिवर्स की यूनियन आप ए के साथ कर रहे हो तो यूनिवर्स ही आएगा। समझ आ गई बात आपको? क्यों? क्योंकि यूनिवर्स बड़ा है। जैसे हमने यहाँ देखा था कि हम बड़े की यूनियन फाई के साथ कर रहे हैं तो बड़ा ही आएगा, क्योंकि बाकी तो रिपीट ही हो रहा है उसमें। अब ए ऑलरेडी यूनिवर्स के अंदर तो है ही है, यहाँ पे आप देख सकते हो यूनिवर्स के अंदर ही है ए सारा। तो जब मैं यूनिवर्स की यूनियन करूँगा ए के साथ तो उसने यूनिवर्स ही आना है, क्योंकि यूनिवर्स तो सारा लिखा ही जाएगा, ए उसी के अंदर है, रेपिटेशन होना नहीं। तो इससे हम निकाल सकते हैं कि जब भी बड़ी चीज़ जो होती है उसकी यूनियन छोटी चीज़ के साथ करी जाती है तो हमेशा आंसर बड़ा ही आता है, क्योंकि छोटी चीज़ ऑलरेडी उसके अंदर है। ठीक है जी। तो ये सिंपल सी प्रॉपर्टीज हैं, आप इसको याद रख सकते हैं। राइट। आशीष लेट आया तू? सर मैंने पहले अटेंड नहीं करनी थी। अच्छा, क्या हो गया? एलन ने भी आज ही कराया उन्होंने। अच्छा, ठीक है, चलो। सर एक डाउट था मेरे को। आपने कहाँ तक करा दिया? अभी यही शुरू करा अभी तो। अभी अच्छा, ये पॉइंट करा दिया सेकंड वाला? हाँ, एसोसिएटिव वाला। यस सर। हाँ, हो गया। क्या डाउट है, पूछो। सर इसका फिगर समझाना। इसमें यही है कि जैसे 1 + 2 + 3 है, 3 नंबर्स में एसोसिएशन करते हैं हम कि पहले किसी भी 2 नंबर को ऐड कर लो फिर तीसरे के साथ ऐड करो, या पहले 2 और 3 को ऐड कर लो फिर 1 के साथ करो, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसे ही अगर 3 सेट्स हैं तो 2 की यूनियन आपने ए बी की पहले कर ली फिर सी के साथ कर ली, या बी और सी की पहले कर ली फिर ए के साथ कर ली, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आंसर दोनों में सेम आएगा। ये मतलब तो मेरी बुक में उल्टा दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? मेरी बुक में इंटरसेक्शन के साइन है। नहीं बेटा, वो तू आगे वाला पढ़ रहा है, वो आगे वाली पढ़ रहा है, तू इसके नहीं पढ़ रहा है। इसको करेक्ट कर ले, ये ठीक है, यूनियन में ये ठीक है, दिस वन इज ओके। द यूनियन की है सर। ठीक है, ठीक है, चलो। वो आगे मिक्स हो गए, हो सकता है आगे खोलो, नहीं तो यही है। यस सर, ये चलो जी। तो कर लो, माइक अपने म्यूट कर लो, फिर जब जिसने बात करनी होगी फिर मेरे से खोल के बात कर लेना। तो ये यूनियन होगी मेरी। अब नेक्स्ट टॉपिक है मेरा इंटरसेक्शन। अब इंटरसेक्शन में क्या होता है, इंटरसेक्शन में हम कॉमन चीज़ को लिखते हैं। इंटरसेक्शन में हम जो बोथ में हमारा आता है कॉमन चीज़, जैसे
उसमें तो आइदर और था, यूनियन में उसकी इंटरप्रिटेशन ये थी। इंटरसेक्शन की इंटरप्रिटेशन क्या होती है कि जो दोनों में कॉमन चीज़ होती है हम वो लिखते हैं। जैसे आप कुछ देख सकते हैं, इसमें नहीं है कुछ दी हुई, ये देखो एग्जाम्पल 17 को देखो पहले सीधा। एग्जाम्पल 17 से आपको एकदम आइडिया लग जाएगा कि लेट ए, ये आपको ए सेट दिया एंड ये आपको बी सेट दिया। फाइंड ए, इंटरसेक्शन में इसको चेंज कर देते हैं, यूनियन को उल्टा कर देते हैं। एंड हैंस शो, इसको चलो बात की बात है, पहले सिर्फ ए यूनियन बी फाइंड करने पे हम फोकस कर रहे हैं। तो मैंने आपको कहा कि दोनों में जो कॉमन है वही आएगा। तो इधर 2 3 5 7 है और इधर भी 2 3 5 और 7, तो ये चारों ही इसमें हम ऐसे करके लिख देंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं ए यूनियन बी में, ए इंटरसेक्शन बी में सॉरी, 2 3 5 7 चारों आ जाएंगे। अब इसमें क्या है, बाई चांस क्योंकि बी जो है वो खुद ही यही है, इसलिए आंसर इज इक्वल टू बी आ गया, राइट। तो इसमें हम यूनियन से, जैसे यूनियन में क्या होता था कि जो बड़ा होगा वही आंसर आएगा, इंटरसेक्शन में उल्टा होता है, जो छोटा होगा वही आंसर आएगा इसका मतलब। तो अगर मैं ए की इंटरसेक्शन बी के साथ कर रहा हूँ और बी जो है सबसेट है ए का, ठीक है ना, वो ये क्या कह रहा है कि बी अगर सबसेट है, एक बार मैं इसको जरा सा क्लियर कर देता हूँ क्योंकि थोड़ी सी हौच पौच हो रही है। चलो जी, तो इसमें जब मैं देख रहा हूँ कि B मेरा सबसेट है A का, तो मेरा B ही आंसर आ जाएगा। ये हम यहाँ पे देख पा रहे हैं क्योंकि B छोटा है। अगर B छोटा है तो कॉमन तो B है ही है, तो आंसर ने तो B नहीं आना है क्योंकि कॉमन पार्ट B है मेरा। तो यूनियन में A इज द आंसर और इंटरसेक्शन में B इज द आंसर। यूनियन में बड़ा आंसर होगा, इंटरसेक्शन में छोटा आंसर होगा, कॉमन वाला। तो इंटरसेक्शन की इंटरसेक्शन, हाँ बेटा, हमेशा इंटरसेक्शन में कोई सबसेट आएगा? नहीं ऐसा कुछ नहीं, कॉमन जो पार्ट होगा आप वो लिख दोगे। अगर सपोज इसमें 7 ना होता तो 7 हट जाता, फिर 2 3 5 आ जाता। तो फिर उसको नेम क्या करते हैं? वो ए इंटरसेक्शन बी लिखोगे। कुछ ऐसे ए बी में से जरूरी थोड़ी हमेशा ए बी में से आंसर आएगा, वो नया ही बन जाएगा। ए इंटरसेक्शन भी नया बन जाएगा यूनियन की तरह, ठीक है। जैसे ये पूछ रही है, रिया पूछ रही है कि ए मेरा अगर सपोज 1 2 3 है और बी मेरा जो है वो मैं कह देता हूँ कि सिर्फ आप ले लो 2 और 5 है। अब जो मेरा ए इंटरसेक्शन बी आएगा दैट विल बी 1 खाली 2, क्योंकि सिर्फ 2 कॉमन है ना, देखो। तो बस कोई सेट नहीं बना, नया सेट बन गया ये, ठीक है जी। अब क्या होगा, इसकी डेफिनेशन अगर देखेंगे ए इंटरसेक्शन बी की, तो ये इसकी डेफिनेशन है, ठीक है। दोनों में कॉमन चीज़ तो आनी है, राइट। तो अब ए इंटरसेक्शन बी इज सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए। इस वर्ड पे ध्यान दो, यूनियन से सिर्फ ये वर्ड डिफरेंट है। यूनियन में ये और था, इसमें ये एंड आ गया। और सेट्स में जब एंड आ जाता है इसका मतलब वो एट द सेम टाइम ए में भी होना चाहिए और वो बी में भी होना चाहिए, बोथ में होना चाहिए। तो यहाँ पे बोथ, कॉमन टू बोथ ए एंड बी, ये बोथ वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है जी। तो ये मेरी डेफिनेशन बन जाएगी इंटरसेक्शन की। अब एग्जाम्पल 15 देखो, कंसीडर द सेट्स ए बी ऑफ एग्जाम्पल 12। ऊपर से है तो ऊपर से निकाल लेना, 6 सेट कॉमन आ रहा होगा, ऊपर नहीं जाते। ये ऊपर भी एग्जाम्पल 5 में से ही है, वो गीता डेविड वाला। उसमें गीता अकेली थी जो दोनों खेल रही थी, देखो। तो इंटरसेक्शन क्या आएगा कल वाली में, गीता। समझ आ गया, कल वाली याद है ना, अशोक वो फुटबॉल खेल रहे थे, तीन जने हॉकी खेल रहे थे, तो गीता दोनों खेल रही थी, इसलिए एक्स इंटरसेक्शन वाई इज गीता। अब इसी चीज को वेन डायग्राम में देखते हैं और इसकी डेफिनेशन को पढ़ते हैं। तो डेफिनेशन 7 जो है वो क्या बोल रही है, द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच बिलोंग टू बोथ ए एंड बी। इतनी सिंपल है डेफिनेशन, यही जो ऊपर पड़ी वही है। सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड एंड है इसमें, और डालते ही ये यूनियन बन जाता है। यूनियन की कैसी थी, ए यूनियन बी इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी।
ठीक है ना, ये और से यूनियन बन जाता है और इंटरसेक्शन हैंड से इंटरसेक्शन बन जाता है, राइट। अब इसमें वेन डायग्राम में बोथ वाला पोर्शन कौन सा, ये बीच वाला ना, क्योंकि यही दोनों में है ना, जो हमने अभी करी थी कि 1 क्या किया था हमने 1 2 3, तो 2 कॉमन था ना हमारा, तो 2 यहाँ आ जाएगा और 3 मेरा यहाँ आ जाएगा और यहाँ मेरा 5 था, तो मेरा ये बन गया। अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, वही जो ऊपर लिखा था, ए मेरा 1 2 और 3 हो जाएगा, बी मेरा 2 और 5 हो जाएगा और ए इंटरसेक्शन बी मेरा 2 हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये मेरी सिंपल रोस्टर फॉर्म में लिख दिया मैंने, और ये मेरा इधर सेट बिल्डर फॉर्म आ गया डेफिनेशन का, राइट, और यहाँ पे मेरा वेन डायग्राम आ गया। तो एक ही चीज़ की हम हर फॉर्म लिख सकते हैं। क्लियर हो गया सबको? शेडेड पार्ट ये रहेगा हमेशा ए इंटरसेक्शन बी का। यूनियन में क्या था शेडेड पार्ट, यूनियन में अगर मैंने किया था तो ए और बी में पूरा का पूरा शेडेड, ये ए था ये बी था, पूरा शेडेड, आइदर ए और बी और बोथ। ठीक है जी, क्लियर है? आगे चलें। चलिए, तो अब ये आ गया एक डिसजॉइंट सेट्स। कल जैसे हमने पूछा था एक की ना कि डिसजॉइंट, किसी ने, राघव ने पूछा था, आई थिंक किसने पूछा था, तो आयुष है ना आज, मैंने ध्यान नहीं दिया। यस सर। ठीक है बेटा, तो इसमें वरदान की रोने की आवाज़ें तो नहीं आ रही? पंखे की आ रही है। पंखे की तो लाइट गई हुई है ना, इस करके आ रही है। वरदान नीचे खेल रहा है, अपनी मम्मी के साथ रो रहा है, हार रहा होगा। चलो, इसमें क्या है देखो, डिसजॉइंट सेट्स में क्या है, कल जैसे राघव ने पूछा था कि अगर ए और बी में कुछ कॉमन है ही नहीं, जैसे इसने फॉर एग्जांपल देखिए, उससे 1 सेकंड में समझ आ जाएगा कि ए 2 4 6 8 है और बी मेरा 1 3 5 7 है ना, तो दोनों में कुछ कॉमन ही नहीं है। तो अब इंटरसेक्शन करोगे तो क्या आएगी, 5 आएगी, क्योंकि कुछ कॉमन है ही नहीं, तो कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। तो ए इंटरसेक्शन बी 5 कब आती है, जब दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, और जब दोनों में कुछ कॉमन नहीं होता ऐसे सेट्स को हम बोलते हैं डिसजॉइंट सेट्स। ठीक है जी सर। हाँ जी सर इनकी यूनियन तो हो सकती है ना? हाँ, यूनियन हो सकती है बेटा, यूनियन भी हो सकती है, वो भी हो सकती है, इंटरसेक्शन भी, बस इंटरसेक्शन में कॉमन नहीं है, इंटरसेक्शन नहीं होगा, है ना। इंटरसेक्शन पॉसिबल तो है, आंसर इज 5। तो इसके अंदर ये यूनिवर्स, आप इसको वेन डायग्राम से कैसे शो करेंगे, देखिए ए और बी अलग अलग हो गए, इनका कॉमन पार्ट मर्ज नहीं कर रहा। तो जब भी आप वेन डायग्राम ऐसी देखेंगे तो इसका मतलब ये डिसजॉइंट सेट्स है, ए बी इनका कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है जी, चलो फिर अब नीचे इसकी प्रॉपर्टीज लिखे हैं, उस पर फोकस करते हैं, सम प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो पहले हम वो देख लेते हैं नीचे, फिर वेन डायग्राम देख लेंगे। ओके, प्रॉपर्टीज में सबसे पहली प्रॉपर्टी जो बोल रही है वो क्या बोल रही है कि वही कम्यूटेशन, पहली कम्यूटेशन सिंपल, कि आप चाहे ए इंटरसेक्शन बी कीजिए चाहे बी इंटरसेक्शन है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कॉमन ही निकल के आना है। इसके बाद एसोसिएशन भी आप पहले ए बी की कर लो, उसके बाद रिजल्ट की इंटरसेक्शन सी से कर लो, चाहे आप पहले बी और सी की कर लो और रिजल्ट की ए से कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सो इंटरसेक्शन और यूनियन दोनों कम्यूटेटिव भी होती है और एसोसिएटिव भी होती है। अच्छा, अब कॉमन सेंस के थोड़ी सी चीज़ें ये हमें अच्छे से आनी चाहिए। 5 की अगर इंटरसेक्शन ए के साथ करूँगा तो क्या आएगा, 5 ही आएगा, छोटे वाली चीज़ आएगी ना। अब आपको पैरेलली कैसे याद रखना है, पैरेलली आपको यूनियन में क्या था कि अगर 5 की यूनियन मैं ए के साथ करूँगा तो बड़े वाला आएगा, ए आएगा आंसर। इंटरसेक्शन में छोटे वाला आएगा क्योंकि छोटा कॉमन है, दोनों में कुछ नहीं कॉमन है, तो 5 इज़ द आंसर। ठीक है जी, ऐसे ही यूनिवर्स की अगर मैं इंटरसेक्शन ए के साथ करूँगा तो छोटे वाला ए आएगा। अगर मैं यूनियन कर रहा था तो यूनिवर्स की अगर मैं यूनियन कर रहा था ए से तो यूनिवर्स आंसर आएगा, क्योंकि यूनियन में सबसेट है, ए का ए जो है सबसेट है यूनिवर्स का, तो यूनियन में बड़े वाला और इधर इंटरसेक्शन में छोटे वाला। ठीक है, क्लियर है, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है इसके अंदर किसी को? चलिए जी, फिर
फोर्थ में जब मैं ए की इंटरसेक्शन अपने आप करूंगा अपने साथ तो ए ही निकल के आएगा। अब ये यूनियन के जैसा ही है, क्योंकि यूनियन भी ए के साथ करेंगे तो ए आएगा और इंटरसेक्शन करेंगे वो भी ए आएगा। तो इसमें रिजल्ट सेम आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, हम समझ सकते हैं इसे आराम से। अब अगला जो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको अच्छे से आना चाहिए। ठीक है जी, स्टार लगाया मैंने। इसमें क्या बोलता है ये कि जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में आपको हमने, जैसे हम कहते हैं ना ए बी प्लस सी है, तो ए बी प्लस ए सी हो जाता है वो, तो हम इसको क्या बोलते हैं कि ये मल्टीप्लिकेशन होती है। तो मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, ये वर्ड यूज़ करते हैं। तो यही डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है। इस केस में क्या है, अगर मेरा इंटरसेक्शन बाहर है और ब्रैकेट में यूनियन है तो हम बोल देंगे कि इंटरसेक्शन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर यूनियन। और देखो क्या हुआ, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी पहले आ गया, ये वाला यूनियन बीच में आया, जैसे कि ये वाला प्लस इधर बीच में आता है। समझ आ रही है चीज़ आपको? और उसके बाद आपका ए का इंटरसेक्शन सी के साथ हो गया। बिल्कुल मल्टीप्लाई वाला लॉ है, इसलिए मैंने मल्टीप्लाई वाला पहले दिया। आप इसको यहाँ मल्टीप्लाई इंटरसेक्शन की जगह मल्टीप्लाई रख के देख सकते हैं और यूनियन की जगह प्लस रख के देख सकते हैं। तो ऐसा ही करेगा ये, ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी करेगा ना, तो वही किया। देखो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए, क्या हो गया ये प्लस, हाँ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। यानी कि अगर मैं थोड़ा सा सिर्फ आपको याद कराने के लिए कर रहा हूँ कि प्लस ए इंटू सी, सिंपल डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अच्छा, अब इसमें क्या बोल रहा है देखो, इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर यूनियन, उल्टा भी ट्रू है। आप इसको अगर यूनियन को बाहर रखेंगे, इंटरसेक्शन को बीच में कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी ए यूनियन बी, यहाँ से इंटरसेक्शन कॉमन इधर, और फिर ए यूनियन सी। तो ये भी अलाउड है। तो इसमें कुछ स्पेसिफिक याद रखने की जरूरत नहीं, दोनों अंदर बाहर कर सकते हैं आराम से। क्लियर है जी ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ सबको? चलिए सर फिफ्थ वाला फिर से बता दो क्या? कौन से वाला? फिफ्थ वाला। फिफ्थ वाला आपको इसमें क्या होगा, फिफ्थ वाले में ये देखो, ये वाली चीज़ समझ आती है, प्लस वाली, मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, ये समझ आता है अच्छे से। तो बस यहाँ पे सेम वही चीज़ है, ये मल्टीप्लाई है और ये मेरी एडिशन है। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। ठीक है, इस केस में तो हमारी अगर बाहर इंटरसेक्शन है तो ए यूनियन बी हो जाएगा ना पहले, ओ सॉरी ए इंटरसेक्शन बी, तो ये ए इंटरसेक्शन बी आ गया, फिर मैंने यूनियन उठाया और फिर ए इंटरसेक्शन सी हो जाएगा। बस आपने दोनों के साथ मल्टीप्लाई वो डिस्ट्रीब्यूट करना है इंटरसेक्शन को, बीच में यूनियन ही रहेगा। क्लियर है? और ऐसे ही उल्टा भी ट्रू है, अगर यूनियन बाहर आ गया तो यूनियन कर जाएगा, फिर क्या कहते हैं डिस्ट्रीब्यूट इंटरसेक्शन के ऊपर। ओके सर। ठीक है, नाम थोड़ा भयानक सा, अदरवाइज सिंपल है, काम याद रखो आप। चले जी आगे। चलो, अब इन डायग्राम्स को देखो, बड़ी आसान सी हैं, आपको देख के समझ आ रहा है। नीचे नाम भी लिखा हुआ है देखो, बी यूनियन सी। अब ये ए यूनियन बी यूनियन सी की डायग्राम है। किसकी डायग्राम है ये? तीनों का यूनियन दिख रहा है आपको, तो आपको देख के पहचान में आ जाना चाहिए कि ये मुझे क्या बोल रहा है। नहीं सर, देखो ना, ये ए यूनियन बी यूनियन, ए यूनियन बी यूनियन सी है। ठीक है, इंटरसेक्शन नहीं है। सुनो, हाँ सर, इंटरसेक्शन है सर। अभी मैं शेडेड पोर्शन की बात कर ही नहीं रहा हूँ, मैं सारी डायग्राम की बात कर रहा हूँ। अच्छा, ठीक है, तीन वो यूनियन कर रहे हैं, तीनों का है। अब जो ये पर्टिकुलर आप इसकी बात कर रहे हो वो शेडेड वाला है, जिसकी वो शो कर रहा है। ठीक है, तो बी यूनियन सी की ही बात कर रहा है वो इसमें से। ऐसे ही यहाँ पे किसकी बात कर रहा है? ए इंटरसेक्शन बी की। कॉमन एरिया जो है देखो ए इंटरसेक्शन बी का, जस्ट आपको शो करने के लिए कि तीन में कैसे करते हैं। उसके बाद ए इसने क्या किया, पहले तो यहाँ पे बी यूनियन सी निकाल ली, यहाँ पे उसने ए इंटरसेक्शन बी निकाल ली। इसके बाद उसने क्या शो करा आपको, वो इस प्रॉपर्टी को ही शो कर रहा है बेसिकली। अब उसने ए की इंटरसेक्शन करी किसके साथ? बी यूनियन सी के साथ। तो बी यूनियन सी जब आप कर रहे हो तो ये ब्लू पार्ट है, इसमें ए का कौन सा पार्ट आ रहा है?
ये वाला पार्ट आ रहा है ना, देखो ए का सिर्फ ये वाला, तो ये वाली बन गई डायग्राम देखो। ठीक है जी। अब उसने यहाँ ए इंटरसेक्शन सी भी निकाल लिया, ये वाला शेडेड पोर्शन। अब वो इसको भी आगे करेगा। मैं नीचे की तरफ ले जा रहा हूँ 1 मिनट के लिए। ये देखो, अब उसने क्या किया, उसने ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी की यूनियन कर दी। तो आप अगर ऊपर वाले पोर्शन को देखो, मैं इसको थोड़ा छोटा करूँगा ताकि एक में फिट हो जाए हमारा ये। ठीक है, यहाँ से देखो हम दोनों देख पा रहे हैं, यहाँ से आप दोनों बड़े आराम से देख पा रहे हो कि मेरा ए इंटरसेक्शन बी इसका और ए इंटरसेक्शन सी इसका क्या कर दिया, यूनियन कर दिया। तो यूनियन जब मैं इन दोनों का करूँगा तो इस पोर्शन को लेना है मुझे और मुझे इस पोर्शन को लेना है। तो मेरा यही वाला पोर्शन बन गया, ये जो आ रहा है यहाँ पे, ये वाला देखो। ठीक है, और मेरा ये इस पे ध्यान दोगे सेकंड पार्ट पे, तो भी यही पोर्शन आ रहा है। तो इसका मतलब ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ उसने वेन डायग्राम से प्रूव करके दिखा दी कि दोनों इक्वल हैं। इसका मतलब इंटरसेक्शन जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव है, उसका प्रूफ उसने वेन डायग्राम से दिया। आपको समझ आ रहा है सब कुछ? क्लियर है वेन डायग्राम सबको? हाँ जी बेटा। तो मेरे को ये नहीं, शेड कौन से करने होता है, रीजन ये नहीं समझ आ रहा। देखो आप क्या करो, आप अब इसको उल्टा, इसमें आप इस चीज़ को पकड़ो कि मेरे को डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ करना है। तो मैं कर रहा हूँ कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी को मुझे प्रूव करना है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, यही करना है ना। तो लेफ्ट हैंड साइड में मैंने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड में मैंने पहले बी यूनियन सी निकालना है। अब बी यूनियन सी, मेरी ये फर्स्ट डायग्राम को चेक करो, ये बी यूनियन सी दिख रही है आपको? सर वो मेरे को लॉ तो समझ आ गया, कैसे प्रूफ किया, मुझे ये नहीं समझ आया कि जैसे बी यूनियन सी है उसमें कौन से क्या शेड करना है, और ये नहीं समझ आया। देखो शेड बी, ये वाला बी है और ये वाला सी है। तो यूनियन की वेन डायग्राम की डेफिनेशन से सारा कवर होगा ना ये, आइदर इन बी और इन सी वाला। हमने ऊपर करा था ना, ए यूनियन बी का सारा शेड होता है। हाँ जी। तो ये शेड हो गया। अब मुझे क्या करना है, ए की इंटरसेक्शन करनी है ए के साथ इसकी। तो ए के साथ अगर मैं कलर चेंज कर देता हूँ तो ए के साथ कौन सी इंटरसेक्शन हो रही है, ब्लू तो पीछे किया हुआ, दूसरा कलर लेता हूँ। ए के साथ इसी बी यूनियन सी में कौन सी इंटरसेक्शन हो रही है ए के साथ, दिख रही है ये वाली, है ना। तो बी यूनियन सी में से मैंने ए के साथ कॉमन पार्ट निकाल लिया, ए के साथ इंटरसेक्शन कर ली। वो इसने इसमें करके दिखाया आप सेकंड वाले में नीचे। ठीक है, ऐसे ही आपने यहाँ पे क्या किया, उसने पहले राइट हैंड साइड को निकालने के लिए उसने पहले ए इंटरसेक्शन बी दिखाया, फिर ए इंटरसेक्शन सी दिखाया और फिर दोनों की यूनियन कर दी। तो ये मेरा ए इंटरसेक्शन बी आ गया। क्लियर है ये वाला पोर्शन? ऐसे ही मैं इसके अंदर ही दूसरे कलर से शेड कर देता हूँ। इसमें ही मेरा ए इंटरसेक्शन सी जो है वो मेरा ये होगा। यस। तो दोनों का कॉमन, अगर ग्रीन कलर ओवरराइट हो गया, ये ग्रीन कलर यहाँ तक भी है, तो है ना। तो अब दोनों का यूनियन करना है। तो यूनियन तो बेसिकली यही बन गया ना पोर्शन पूरा। यस। तो बस वो आंसर मैच करके दोनों का तो प्रूव होगी मेरी वेन डायग्राम से। सर हाँ जी बेटा। सर जैसे इसने ऊपर ऑपरेशंस में वो क्या कहते हैं, प्रॉपर्टीज में, हाँ 2 मिनट सर, इसने सेकंड पार्ट में लिखा है ना ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी पॉइंट्स में। हाँ बेटा। इसकी डायग्राम में क्या क्या होगा इंटरसेक्शन? डायग्राम आप देख सकते हो, इसमें क्या बनेगा, ए इंटरसेक्शन बी। छोटे वाला बनेगा अपने इसमें। देखो ना, इसको मैं कैसे इन्हीं में बना के देख लूँ क्या, जो नीचे बनी हुई इसी में बना लेते हैं, कलर चेंज कर देंगे।
कलर चेंज कर देंगे। सेकंड वाले की बोल रहा ना, तो चाहिए तुझे? यस सर। चलो देखो, पहले वो बोल रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी करो, तो ए इंटरसेक्शन बी जैसे मैं करूँगा तो ये वाला कलर आ जाएगा, ठीक है। अब वो कह रहा है अब इंटरसेक्शन सी कर दो। अब सी के साथ इसकी कौन सी इंटरसेक्शन दिख रही है? छोटी वाली। सिर्फ ये पोर्शन दिख रहा है ना, रेड वाला, है ना। अब तो राइट हैंड साइड में देख, पहले बी इंटरसेक्शन सी कर लेते हैं। अब बी इंटरसेक्शन सी मैं तेरा यहाँ कर देता हूँ, दूसरी डायग्राम में कर देता हूँ, उसके राइट में जो उसमें दिखा रहा हूँ। तो बी इंटरसेक्शन सी मेरा कौन सा? बी इंटरसेक्शन सी मेरा ये वाला पोर्शन है, ठीक है जी। अब इसके साथ मुझे ए के साथ इंटरसेक्ट करना है, तो ए के साथ इंटरसेक्ट करूंगा तो ए इसमें से सिर्फ ये वाला कॉमन है, देख दोनों राइट लेफ्ट बराबर आ गई। यस सर। तो ऐसे कर सकते हैं। ओके सर। चलो क्लियर है सबको? और किसी को कुछ डिस्कशन करनी है इस पर? चलो फिर आगे चलते हैं। डिफरेंस, ये एक बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, ठीक है। अक्सर ना ये भूल जाते हैं लोग, तो ये अच्छा कंसेप्ट है। ये क्या बोल रहा है? द डिफरेंस ऑफ द सेट्स ए एंड बी इन दिस ऑर्डर इज द सेट ऑफ एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू ए बट नॉट टू बी। ये है लाइन, ठीक है। सिंबॉलिकली वी राइट ए माइनस बी, लिखते हैं हम ए माइनस बी ही है सेट्स में डिफरेंस को, लेकिन उसमें हम क्या करते हैं कि ए में जो एलिमेंट बिलोंग कर रहे हैं उसमें से किसको निकाल देंगे? जो बी में बिलोंग नहीं करते, बी में जो बिलोंग करते हैं उन्हें निकाल देंगे। जैसे आप एग्जांपल 18 देखो कि ए जो है मेरा ये सेट है, बी मेरा ये वाला सेट है। अब ए माइनस बी और बी माइनस ए फाइंड आउट उसने करने को कहा है, तो ए माइनस बी जब आप करेंगे तो आप ए के अंदर से क्या निकालेंगे? ए में तो बिलोंग करें एलिमेंट, लेकिन बी में नहीं करने चाहिए, ये कंडीशन आ गई। अब इसमें से जो जो बी में बिलोंग करता है ना उसको निकाल दो, तो 2 को निकाल दो, 4 को निकाल दो, 6 को निकाल दो, 8 तो है ही नहीं, तो क्या बच गया? 1 3 5 बच गया। तो ये देखो a माइनस बी मेरा 1 3 5 बच गया। कहने का मतलब विच बिलोंग्स टू a एंड एट द सेम टाइम इट डज नॉट बिलोंग टू b, यानी कि a में से b निकाल दो, सीधी सी बात। अब वो कहता है b माइनस a निकालो, तो अब b में से a निकाल दो, तो b तो 2 4 6 8 है, इसमें से a में क्या रिपीट हो रहा है? 2 4 6, सिर्फ 8 बचेगा। तो b माइनस ए देखो यहाँ पे, b माइनस ए मेरा सिर्फ 8 बचा। तो यहाँ से हमने एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ सीखी कि a माइनस बी इज़ नॉट इक्वल टू b माइनस ए, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। और ये आसान भी होता है याद रखना। क्यों होता है? क्योंकि मैथ्स में ऐसा ही होता है ना, 2 माइनस 4 इज़ नॉट इक्वल टू 4 माइनस 2। जो डिफरेंस होता है या सब्ट्रैक्शन होती है वो कम्यूटेटिव नहीं होती है, तो वही चीज़ यहाँ पे माइनस में लग रही है, तो इसमें कुछ एक्स्ट्रा याद रखने वाला नहीं है। तो डिफरेंस ऑफ सेट्स क्या बन गया हमारा? डिफरेंस ऑफ सेट्स बन गया, इसकी डेफिनेशन कहीं नीचे दी होगी, हम अपने आप लिखने की ट्राई करते हैं। हाँ जी बताओ सर। अगर इक्वल सेट्स हुए फिर तो ये इक्वल होना चाहिए। इक्वल सेट्स में तो फिर 5 आ जाएगा ना यार, a माइनस ए 5, खत्म बात। तो सर ये तो इक्वल नहीं हो गया, a माइनस बी इज इक्वल टू b माइनस। इक्वल का क्या लेना हमने? वो ठीक है पर्टिकुलर कंडीशन में हो गया, लेकिन उसमें 2 सेट्स नहीं हुए ना, उसमें एक ही सेट हुआ, ए ही हुआ बेसिकली। अगर आप उसे इक्वल कर रहे हो तो आप कंडीशन भी तो दे रहे हो ना, ये तो वैसे बात कर रहा है ना, एक पर्टिकुलर कंडीशन की बात नहीं कर रहा है, ठीक है। उसमें तो इक्वल सेट्स में तो 5 आना दोनों तरफ से, आपको भी पता है मुझे भी पता है, उस चीज़ की बात नहीं कर रहा है, ठीक है। आपको लगता है ऐसी चीज़ तो आप इसमें एक लाइन ऐड कर सकते हो, एक्सेप्ट इक्वल सेट्स, ठीक है जी। ओके तो इसमें
हम क्या बोलने था मैं, हाँ इसको अगर मैं डिफाइन करने की कोशिश करूँ तो कैसे होगा, कहीं ना कहीं नीचे होगी, स्क्रीन में नहीं दिख रही है मुझे शायद. a माइनस बी इज सेट ऑफ ऑल x सच दैट x बिलोंग्स टू a एंड, क्योंकि इसी टाइम पे मुझे रिक्वायरमेंट है, x डज नॉट बिलोंग टू b. ये मेरा a माइनस बी. सर बट डाल सकते हैं अगर एंड की जगह? क्या डाल सकते हो? नहीं 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 नहीं, बट नहीं, और एंड. खास इंटरसेक्शन मीन्स एंड, यूनियन मीन्स और, बस. ओके सर. ठीक है जी. तो ये आप, अच्छा आप लोग इसमें कॉपी करना चाहो कॉपी करो, स्क्रीनशॉट लेना हो जल्दी काम हो जाता है, जैसे भी आपको ठीक लगे. ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो. ओके, एग्जाम्पल 19. v दिया उसने, v माइनस बी और b माइनस बी. अब आराम से कर सकते हो आप, कहीं कोई टेंशन है नहीं. अब इसमें नीचे वेन डायग्राम देखते हैं इसी की. देखो इसी वेन डायग्राम में देखो a माइनस बी कैसे होगा. अब a मेरा ये पूरा है, इसमें से मुझे b को निकाल देना है. तो ये वाला जो पोर्शन है मेरा, ये कॉमन पोर्शन जो a इंटरसेक्शन b वाला है, इसमें b है ना, ये वाला पोर्शन में b है ना, तो मैंने इसे निकाल दिया है में से. तो ये जो मेरा मून टाइप का बन गया, जो ब्लू पोर्शन शेडेड है, ये मेरा a माइनस बी है. सिर्फ समझ आ गई आपको बात? ये जो मेरा पोर्शन है, ये कलर नहीं चल रहा है इस पे, ये जो ब्लू वाला पोर्शन है सिर्फ यहां तक, ये मेरा a माइनस बी है. क्लियर है बात? और ऐसे ही अगर मैं इस पोर्शन की बात करूं, इस वाले चांद की साइड, तो ये कौन सा पोर्शन हो गया मेरा, ये मेरा b माइनस ए हो गया. ये पोर्शन जो है मेरा b माइनस ए हो गया. तो अगर मैं इस पूरे यूनियन को पोर्शंस में डिवाइड कर दूं तो बहुत ही आसान काम है. ये मेरा a माइनस बी पोर्शन है, ये मेरा b माइनस है, दोनों चांद. अब ये कॉमन वाला रह गया, तो ये मेरा इंटरसेक्शन वाला पोर्शन है. तो बेसिकली a यूनियन b किस चीज़ से बनती है, a यूनियन b किस चीज़ से बनेगी आपकी, कि मैं a माइनस बी सेट ले लूँ, उसकी यूनियन में a इंटरसेक्शन b से कर दूँ, और उसकी यूनियन में b माइनस a से कर दूँ. क्लियर है जी? कंसेप्चुअली समझ आ गई चीज़. वेन डायग्राम में यूनियन बड़े आराम से, ये चीज़ आपकी बहुत हेल्प करेगी जब आप स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस करेंगे. ठीक है जी, क्लियर है? चलें आगे. स्नैपशॉट लेना ले लो फटाफट, फिर मैं आगे चल रहा हूँ. हाँ जी. तो जैसे ये कि a में एलिमेंट ज्यादा थे और b में कम थे, तो साइज तो कोई मैटर ना ना ना, साइज में कोई मैटर नहीं. ठीक है, चलो फिर आगे चलते हैं. हाँ, ये आगे डेफिनेशन देखो. a माइनस बी belong is set of all x such that x belongs to a and x does not belong to b. ठीक है जी. रिमार्क में क्या लिखा है कि a माइनस बी, a इंटरसेक्शन b और b माइनस है, ये तीनों मिलके क्या है, उसने एक वर्ड यूज किया देखो कि ये डिसजॉइंट सेट्स हैं. तो ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि a माइनस बी सिर्फ इतना सा पोर्शन है और b माइनस ए जो है वो इधर है, तो डिसजॉइंट तो है ही है. और इनफैक्ट इनके बीच में जो ये a इंटरसेक्शन b है, ये भी डिसजॉइंट है, तीनों आपस में डिसजॉइंट है. तभी तो इन तीनों की यूनियन करके क्या बन गया, हमारा पूरा a यूनियन b बन गया. क्लियर है जी आपको? तो इस चीज़ का हम स्टेटमेंट में क्वेश्चन जब करेंगे ना तब यूज़ करेंगे. सर एक बार और आपको कंफर्म है. क्या चीज़ चाहिए आपको बताओ? रिमार्क वाला? हाँ जी. वही जो ऊपर किया था कि ये a माइनस बी जो है वो ये वाला चीज़ है, और b माइनस ए ये वाली चीज़ है, और a इंटरसेक्शन b ये बीच वाली चीज़ है. तीनों का आपस में कोई वो नहीं है ना, ओवरलैपिंग जोन, तो सारे डिसजॉइंट सेट्स हैं ये. तो ये तीनों मिलके ही a यूनियन b बनाएंगे. राइट? क्लियर है राघव? यस सर. चलो जी, आगे मेरी डायग्राम आ गई.
नहीं सॉरी एक्सरसाइज आ गई। तो एक्सरसाइज क्या बोल रही है, फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स। तो इसमें पेन खोल लेते हैं जी हम फटाफट। क्या बोल रहा है, अब यूनियन तो कर लोगे ना फाइंड, ये तो बच्चों वाले क्वेश्चन है, ये आप कर लोगे, ये आप कर लोगे, अब ये आप कर लोगे बड़े आराम से, ठीक है जी। नेचुरल नंबर मल्टीपल ऑफ 3, पहले आप इसको क्या बनाओगे, आप इसकी रोस्टर फॉर्म बनाओगे, उसके बाद काम करोगे। नेचुरल नंबर 1 2 3 से शुरू होते हैं, मल्टीपल ऑफ 3 है तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, ऐसे ही इनफाइनाइट। तो एक तो मेरा ये बन गया, ए तो मेरा ये आ गया। तो बी क्या है, एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6, तो बी मेरा क्या आ जाएगा, लेस देन 6 के नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5। अब 6 नहीं लेंगे क्योंकि लेस देन 6 है। अब इन दोनों की यूनियन आप आराम से कर सकते हो, आप ये लिख दो 1 2 3 4 5, ए यूनियन बी क्या बनने वाला है, 1 2 3 4 5। अब 6 लिखेंगे, उसके बाद 9 लिखेंगे और फिर 3 डॉट लगा दो, ठीक है जी, ये मेरा यूनियन बन जाएगा। सर हाँ जी सर, यूनियन की कभी सेट बिल्डर फॉर्म तो फिर बनने नहीं वाली ना? हाँ ठीक है, कुछ केसेस में नहीं हम मेंशन कर सकते, कोई ज़रूरी नहीं है। जो इनफाइनाइट वाले होते हैं ना, उनमें बन भी सकती है, नहीं भी बन सकती है, कोई मैंडेटरी नहीं होती, क्योंकि आप हर बार किसी। नहीं सर, यूनियन में जैसे इसमें करा है हमने। देखो यूनियन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं आपको एक जनरल रूल ही बता रहा हूँ। जो इनफाइनाइट सेट्स होते हैं ना, उनमें सेट बिल्डर फॉर्म बन भी सकती है और नहीं भी बन सकती, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो ये इसमें नहीं, तो ठीक है, अगर जैसे हमने इनकी नहीं इसमें नहीं बना पाओगे आप, क्योंकि पैटर्न नहीं है ना, कॉमन प्रॉपर्टी नहीं है ना आपके पास, दो चीज़ें मिक्स हो रही है ना। यस ठीक है जी, चलो। हो तो जाएगा। नहीं देखो, वो ऐसे बिलोंग्स जबरदस्ती बनाने वाली बात है, सुनो मेरी बात, जबरदस्ती बनाने वाली बात है, क्योंकि आपके पास एक कॉमन प्रॉपर्टी नहीं है तो रहने दो, ठीक है। वो तो आप डेफिनेशन लिखने की बात कर रहे हो बिलोंग्स टू वाली। यस सर। क्या ठीक है जी, क्लियर है सबको, आगे चलें। चलो अब इसके बाद कुछ बोलना, तो इसके बाद अब फोर्थ पार्ट है, ये भी आप ऐसे ही करेंगे, बड़े आराम से हो जाएगा। किसी को डाउट आएगा मेरे साथ डिस्कशन करना, ये बहुत ही सिंपल है। 5 के साथ आप जब भी करेंगे तो खुद यही आंसर आ जाएगा, दिख रहा है हमें ये। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए दे दिया उसने, बी दे दिया उसने, इज ए सबसेट ऑफ बी, बिल्कुल है जी, दिख रहा है हमें। व्हाट इज ए यूनियन बी, तो सबसेट है, यूनियन में बढ़ा जाएगा, बी आंसर आने वाला हमारा, आप चेक कर सकते हैं। क्लियर हो सब, एग्री करते हो मेरी बात से, बिना देखे भी, बिना मतलब सॉल्व करे भी, क्योंकि बड़ा सेट है, यूनियन उसी ने आना है, तो ए ये मेरा आंसर बी ही आने वाला है। इन चीज़ों को आपको याद भी रख लेना चाहिए। थर्ड, इफ ए एंड बी आर टू सेट सच दैट ए इज सबसेट ऑफ बी। अब इसको ये कंसेप्चुलाइज कर रहा है, आई थिंक सो, कि आपको अब उसने ए बी नहीं दिया, उसने सिंपल बोल दिया ए इज सबसेट ऑफ बी। व्हाट इज ए यूनियन बी, तो हमें पता भी है बी ही आएगा। ठीक है जी, क्लियर है थर्ड क्वेश्चन, समझ पा रहे हैं सारे। चलो फिर फोर्थ, ए दे दिया, बी दे दिया, सी दे दिया, डी दे दिया, फाइंड, आगे जाना पड़ेगा नेक्स्ट पेज पे। तन्मय है ना आज, तन्मय है ना बेटा, आवाज बड़ी कम आ रही है, यस एक बारीक सी आई। चलो जी, तो ये सब आप कर लोगे, देखो बड़ा ही आसान है। यूनियन ए यूनियन बी भी निकाल लोगे, ए यूनियन, बड़ा ही सिंपल सा बच्चों वाला है, निकाल लेना। किसी को कोई वो होगी 3 वाले में घबराने की जरूरत नहीं है, किसी भी 2 की पहले निकाल के फिर उसके साथ तीसरे की, ठीक है। तो ये आप करके चेक कर सकते हैं, किसी को कोई डाउट होगा तो मेरे साथ कल वो डिस्कस कर सकते हैं। फिफ्थ, फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ सेट्स ऑफ क्वेश्चन 1 अबव। अब ऐसे ही इंटरसेक्शन करनी है ऑफ ईच पेयर, ठीक है जी। पेयर वर्ड बोल रहा है तो पेयर वर्ड बोल रहा है, पीछे से आंसर चेक कर लेना, मेरे ख्याल 5th 6th और 7th नहीं होगा फिर,
होगा भी तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, आंसर आ जाएगा। आपने सिंपली ए इंटरसेक्शन बी करना है। ऐसे ये सारे पेयर वाले पहले 4 हैं, और फिफ्थ वाला भी अगर आप करोगे तो फिफ्थ वाला आपका क्या बन जाएगा, फिफ्थ पोर्शन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो एसोसिएटिव तो होती है, चाहे पहले इन 2 की कर लो फिर इसके साथ इंटरसेक्शन कर देना, जैसे मर्जी कर लेना। ठीक है जी, क्लियर है? किसी को चाहिए डिस्कशन फिफ्थ में? चलो सिक्स्थ क्या बोल रहा है, ए दे दिया, बी दे दिया, सी दे दिया, डी दे दिया, फिर से यही सब निकालना है। तो आप इसे कर सकते हैं जी सारे जने। किसी को कोई पार्ट करके दिखाऊं मैं, किसी को चाहिए एक आधा पार्ट ही कर लेंगे। सिंपल है, पहले ब्रैकेट वाले कर लेना, ये तो वेन डायग्राम भी नहीं है, देख देख के ही करने हैं। चलो जी, तो ये भी सिंपल सही है। 7th में क्या बोल रहा है, इफ़ ए इज इक्वल टू, ऊपर कर लेते हैं एक बार इसे, वेट करो। इसमें देखो, इफ़ ए 7th क्वेश्चन में इफ़ ए ये दे दिया इज़ ए नेचुरल नंबर, बी दे दिया इवन नेचुरल नंबर। ठीक है जी, तो हल्का सा वो बना लेते हैं कि ये तो 2n टाइप का है इवन नेचुरल नंबर, ये n टाइप का है नेचुरल नंबर। ऑड नेचुरल नंबर, ये ऑड नेचुरल नंबर है, तो मैं इसको 2n+1 टाइप का देख लेता हूँ, सिर्फ याद रखने के लिए, वैसा कुछ नहीं है। बाकी ये प्राइम नंबर है। ओके, फाइंड ए इंटरसेक्शन बी। तो ए की बी से करेंगे तो क्या आएगा, नेचुरल नंबर और इवन नेचुरल नंबर में से इवन नेचुरल नंबर आ जाएगा पहले का आंसर, क्योंकि बी छोटा है तो बी आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। सेकंड में ए इंटरसेक्शन सी करेंगे, नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर और ऑड नेचुरल नंबर, सॉरी ए की करनी है, तो नेचुरल नंबर और ऑड, तो ऑड वाला ही आंसर आ जाएगा, सी आंसर आ जाएगा इसमें भी, क्योंकि ऑड नेचुरल नंबर तो छोटा है। ए और डी में प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर ही आंसर आ जाएगा, डी ही आंसर आ जाएगा। नेचुरल नंबर क्योंकि ए तो यूनिवर्सल सेट टाइप का हो गया। अब बात जब बी और सी की आ रही है 4th पार्ट में, तो बी इवन नेचुरल नंबर है, सी मेरा ऑड नेचुरल नंबर है, तो इनमें तो आपस में कोई लेना देना है नहीं, तो ये तो भाई फाई आने वाला है। इवन और ऑड नंबर में इंटरसेक्शन नहीं हो सकती डिसजॉइंट सेट से। 5th पार्ट में बी और डी में जब इंटरसेक्शन करेंगे ऑड में और प्राइम में, तो इसमें कुछ कॉमन आ सकते हैं। तो इसमें कौन से कॉमन आएंगे, लिखना मुश्किल है, तो ऑड प्राइम ही लिख दो आप। क्या लिख सकते हो आप, इंग्लिश में ही लिख सकते हो ऑड प्राइम, ऐसे बना के सेट बिल्डर फॉर्म में ऑड प्राइम डाल देना। हैं जी, तो ही नहीं आएगा। अच्छा सॉरी, इवन बी के साथ, मैं सी के साथ कर गया, सॉरी। इवन प्राइम में तो सिर्फ 2 आ जाएगा, मैं सी के साथ कर गया, सॉरी, अगले का लिख गया मैं। इसका है वो ऑड प्राइम, इसका बनेगा, इसका इवन प्राइम है, इवन प्राइम सिर्फ 2 है, तो 2 आएगा आंसर। ठीक है जी, चलें आगे। चलिए 8th में बोल रहा है कि डिसजॉइंट कौन से सेट्स हैं, तो इसमें आप चुपचाप इंटरसेक्शन करके देख लेना, जिसका आंसर 5 आएगा वो डिसजॉइंट हो जाएंगे। तो ये आप अपने आप कीजिएगा ट्राई। ठीक है, 8th क्वेश्चन का कंसेप्ट सबको समझ आ रहा है कि मेरी ए इंटरसेक्शन बी 5 आनी चाहिए, यही कंडीशन है ना डिसजॉइंट की। तो आप ये इंटरसेक्शन कीजिए और डिसजॉइंट 5 जो भी आएगा वो डिसजॉइंट हो जाएगा। नहीं, उसने नहीं लिखा तो नहीं बनानी, सिंपल ही है, तो वेन डायग्राम की जरूरत ही नहीं है। हाँ, आप अपनी समझ के लिए जरूर बना सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि वेन डायग्राम से ना आपके लॉजिकल ब्रेन पे कम जोर पड़ता है, फोटो देखनी आसान होती है, तो आप जरूर बना सकते हैं। हाँ जी आशीष सर, अगर फर्स्ट पार्ट में 8th क्वेश्चन के 1 2 3 4 एंड x इज ए नेचुरल नंबर और उधर जो है एंड दिस 4, ये हो गया ना 4 5 6। हाँ, अगर इसमें होता कि इक्वल टू नहीं होते फिर, हाँ तो फिर 5 फिर डिसजॉइंट हो जाते हैं। अच्छा ओके, ठीक है ना, अभी तो ये 4 कॉमन आ रहा है इसलिए डिसजॉइंट नहीं है। यस सर।
9th ए दे दिया, बी दे दिया, सी दे दिया, डी दे दिया। अब ये निकाल लेना भाई, सब्ट्रैक्शन आसान है, सिर्फ लेबर वर्क है, कुछ नहीं है। टेंथ, 11th, 12th। टेंथ पुलिस आ गई भाई, कौन कौन बाहर निकल रहा है? एम्बुलेंस बड़ी आवाज वाली होती है, छोटी बड़ी वाली थी, छोटी थी। आज हमारे पार्क में पुलिस ने छापा मारा, भगा दिए जितने सैर कर रहे थे, सबके डंडे पड़े हैं, वार्निंग देके छोड़े। हाँ सेक्टर 5 में गिरफ्तार कर लिए और बोला है नहीं तो फिर 14 दिन के लिए जेल। हाँ, आज सुबह सारे सैर कर रहे थे, पकड़े, हमारे मोहल्ले वाले आधे पकड़े हैं। मेरे गली में कोई वैन भी आ रखी थी और वहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ भी इकट्ठा वही थी किसी को बिठा रहे थे, वही थी मार रहे होंगे वो। वही थी भाई, वही थी। अरे सर किसी घर के सामने रुकी हुई थी। वो तो लास्ट घर होगा ना, वहाँ पे वो बहसबाजी चल रही थी ना। चलो जी, 10th क्वेश्चन, इफ x इज दिस, y इज दिस, देन फाइंड। यार ये भी आप कर लोगे, कुछ नहीं है इसमें। 11th क्वेश्चन, इफ r इज सेट ऑफ रियल नंबर्स, q इज सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, व्हाट इज r माइनस q। तो रियल में से रैशनल निकाल दोगे तो क्या आएगा? इरैशनल। तो इरैशनल का आप जो t है इसमें यूज किया होता है, t आपका आंसर आएगा। ठीक है जी, 12वां ट्रू फॉल्स आप आराम से कर सकते हो, कुछ नहीं है इसमें। तो ये बड़ी आसान सा कंसेप्ट की एक्सरसाइज थी, डंडना डंडन हो गया। अभी इसमें अगला जो मेरा टॉपिक है वो भी बड़ा ही सिंपल सा है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। कॉम्प्लीमेंट को आपको अगर मैं एक लाइन में बताऊँ ना, बस उसी को दिमाग में रखना, उसके बाद जो मर्जी बना लो। जो याद है आपको, हम यूनिवर्स बनाते हैं जैसे, तो मैंने ए में सपोज 1 2 डाल दी और 3 मेरा बाहर है। ठीक है, तो ये मेरा यूनिवर्स होता है और ये मेरा ए हो गया। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? जो ए के अंदर नहीं है वो कॉम्प्लीमेंट में आएगा। तो यूनिवर्स में से मैं ए को माइनस कर दूंगा। तो बेसिकली ए, हम इसको कैसे लिख सकते हैं कि यूनिवर्स मेरा अगर 1 2 और 3 है, ए मेरा 1 2 है, तो ए कॉम्प्लीमेंट मेरा क्या होगा? 3 होगा मेरा। ठीक है जी, मैंने यूनिवर्स में से ए निकाल दिया, तो मतलब मैंने यूनिवर्स में से ए को माइनस कर दिया। इतना सिंपल है। वेन डायग्राम में तो बिल्कुल ही सिंपल है, जो ए में नहीं है दैट इज कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट का वेन डायग्राम अगर आप बनाएंगे तो दिस शेडेड एरिया इज ए कॉम्प्लीमेंट। ए की पिक्चर में क्लियर हो गया जी कॉम्प्लीमेंट सारा। चलो, तो इसकी अब डेफिनेशन ढूंढते और सीधा उसी को क्रैक कर देते हैं। तो इसमें जो डेफिनेशन ज़्यादा ही मैंने पीली कर रखी है, तो इसको देखो क्या बोल रहा है, लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट एंड। अच्छा, इससे भी पहले ना नीचे वाली देखो, सीधा ही समझ आ रहा है। ऑब्वियसली ए कॉम्प्लीमेंट इज यू माइनस ए एंड ए कॉम्प्लीमेंट इज अ सेट सच दैट x बिलोंग्स टू u एंड एट द सेम टाइम x डज नॉट बिलोंग टू a। u माइनस ए की डेफिनेशन लिख दी उसने कि x u को बिलोंग कर रहा है एंड x a को बिलोंग नहीं कर रहा। डन। अब डेफिनेशन में क्या है, आप पढ़ लो डेफिनेशन, अब बड़े आराम से समझ आ जाएगी। लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट एंड ए सबसेट ऑफ यू, सबसेट है यू का। देन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ यूनिवर्स विच आर नॉट एलिमेंट्स ऑफ ए। तो यू माइनस ए की बात कर रहा है। ठीक है जी। अच्छा, इसमें एक चीज देखो, ये जो वर्ड है विद रिस्पेक्ट टू, मतलब ए कॉम्प्लीमेंट हमेशा विद रिस्पेक्ट टू यूनिवर्स ही निकल के आएगा।
तो बाकी u माइनस ए से में क्लियर हो ही रहा है। ठीक है जी, कंसेप्ट क्लियर है। चलें फटाफट, चलो फिर। तो इसमें एग्जाम्पल 20 जैसे बड़े ही आराम से आप देख पा रहे हो, इसको थोड़ा ऊपर ही कर लेते हो। एग्जाम्पल 20 क्या बोल रहा है? एग्जाम्पल 20 में u दे दिया उसने आपको a दे दिया, u दे दिया, a दे दिया। अब उसने a बोला, बस चुपचाप u माइनस ए करो, आपका आंसर आ गया। एग्जाम्पल 21 में क्या बोल रहा है? लेट u बी द यूनिवर्सल सेट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th। तो ये सारे स्टूडेंट्स का क्लास 11th के, ऑफ अ को एजुकेशनल स्कूल, एंड a बी द सेट ऑफ ऑल गर्ल्स। ठीक है जी, तो a कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? आप सारे बच्चों में से गर्ल्स को निकाल दोगे तो बॉयज़ बचेंगे ना बस। तो सिंस a इज सेट ऑफ, इट इज a कॉम्प्लीमेंट इज क्लियरली द सेट ऑफ ऑल बॉयज़। क्लियर है जी? क्योंकि सारे स्टूडेंट्स यूनिवर्स थे, गर्ल्स a मार लो तो u माइनस ए बॉयज़ बचे। a कॉम्प्लीमेंट बेसिकली। चलो, अब इसमें इसने नोट में खास तौर पे क्या लिखा है? कुछ नहीं लिखा है इसने कि अगर आप a कॉम्प्लीमेंट को दोबारा कॉम्प्लीमेंट कर दो तो क्या आ जाएगा? वापस से a आ जाएगा। तो ये एक एग्जांपल देके उसने बताया है। ठीक है जी, तो इस प्रॉपर्टी को हम याद रख सकते हैं। और a कॉम्प्लीमेंट की उसने डेफिनेशन क्या बना दी कि a कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, वेन डायग्राम अगर मैं बनाऊंगा तो आपको पता है कि a कॉम्प्लीमेंट ये वाला एरिया था, बाहर वाला a से। अब जब मैं इसका कॉम्प्लीमेंट करूंगा तो इसे भी तो यूनिवर्स में से माइनस करूंगा, तो अब मैं इसको यूनिवर्स में से माइनस करूंगा तो ये अंदर वाला एरिया वापस दोबारा आ जाएगा, तो इसलिए a दोबारा आ जाएगा। तो आप सिंपल सी चीज़ है, इसको याद रख सकते हो कि 2 बार कॉम्प्लीमेंट करने पे चीज़ वापस आ जाती है। तो डेफिनेशन भी देख सकते हैं यहाँ पे हम कि a कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू x बिलोंग्स टू u एंड x डज नॉट बिलोंग टू a कॉम्प्लीमेंट। सिंपल सी बात है, तो u माइनस a कॉम्प्लीमेंट ही हो गया ये a कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है जी, क्लियर है सबको? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। सर, हाँ जी सर हमारे आइलैंड में एक और बताया था हमें, क्या? उसमें था कि अगर a और b का यूनियन कर दें और उसमें से उनकी इंटरसेक्शन हटा दें, वो सिमेट्रिक डिफरेंस होता है। हाँ वही। कोई नहीं, वो एक्स्ट्रा में एक्स्ट्रा रखेंगे ना, उसको बीच में मत डाल दिया। अभी एनसीईआरटी को चलने दो ना प्लेन, फिर सब बच्चों को दिक्कत होगी ना। ठीक है, वो जब हम कुछ जेईई मेंस वगैरह का पढ़ेंगे तब मैं आपको बता दूंगा सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है। क्योंकि एलन में तो फिर उनका ना मेन एम सीधा ऊपर से टॉप डाउन की अप्रोच चलती है ना, वो तो इसलिए हम यहाँ देखेंगे कि पहले कौन ये कर पा रहा है, फिर उसमें ऊपर उठेंगे, क्योंकि सबको चाहिए भी नहीं होगा। चलो जी, नाउ वी वांट टू फाइंड द रिजल्ट ऑफ दिस इन द फॉलोइंग एग्जांपल्स। तो ठीक है, अब तो आपको करना ही है। अच्छा, ये जो चीज़ है, देखो इस प्रॉपर्टी को आप खास तौर पे ध्यान दो। वो आपको क्या समझाना चाह रहा है इस एग्जांपल से? वो आपको एक रिजल्ट की तरफ लेके जाना चाह रहा है। इस रिजल्ट को A यूनियन B करेंगे अगर आप, और उसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे, तो वो A डिस्ट्रीब्यूट टाइप का हो रहा है, A कॉम्प्लीमेंट B कॉम्प्लीमेंट हो रहा है, लेकिन ये साइन चेंज हो रहा है। ठीक है जी, इस पे हम कल करेंगे डिस्कशन कंटिन्यू, लेकिन इसको हम यहाँ तक पहुँचेंगे ज़रूर अभी तक। तो एग्जाम्पल 22 में देखो उसने क्या किया कि यूनिवर्स दे दिया आपको, A दे दिया आपको, B दे दिया। अब वो कहता है कि आप पहले A यूनियन B निकाल लो, मतलब ये सारे निकालने को बोल दिया उसने आपको अलग अलग, और वो आपको इस प्रॉपर्टी को वेरीफाई करने को बोल रहा है। ठीक है जी, तो पहले लेफ्ट हैंड निकाल लेते हैं, A यूनियन B ये आ गया मेरा। अब इसका कॉम्प्लीमेंट निकाल लेते हैं, तो यूनिवर्स में से माइनस कर देते हैं, तो सिर्फ 1 और 6 बच गया, तो ये आ गया मेरा। लेफ्ट हैंड साइड मेरी 1 6 आ गई। अब राइट हैंड साइड पे जब मैं जाऊंगा तो पहले A कॉम्प्लीमेंट निकाल लूँगा मैं। ठीक है, और A कॉम्प्लीमेंट मेरा ये रहा, फिर मैं B कॉम्प्लीमेंट निकाल लूँगा, और फिर मैं इन दोनों की इंटरसेक्शन कर दूंगा, तो यहाँ से भी 1 6 आ रहा है मेरा। तो मेरी राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड देखो बिल्कुल बराबर आ रही है, तो इसका मतलब ये प्रॉपर्टी बिल्कुल सही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, और इसको हम बोलते हैं डी मॉर्गन्स लॉ।
अभी आगे आ जाएगा, किसी को अभी ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं है। डी मॉर्गन्स लॉ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एनसीईआरटी में नहीं दिया, लेकिन प्राइवेट स्कूल्स में इसे प्रूव करना भी आ जाता है बिना इसके। वो मैं आपको सिखाऊंगा, वो मैं इसी में ही सिखाऊंगा आपको, एनसीईआरटी वाली क्लास में ही। तो ये जस्ट वो था। और नीचे देखो येलो में जो मैंने किया है, इसमें क्या बोल रहा है वो, उसमें बोल रहा है कि जैसे ये यूनियन कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो चेंज हो जाती है, ऐसे ही अगर इंटरसेक्शन को भी कॉम्प्लीमेंट करोगे तो वो भी चेंज हो जाएगी यूनियन में। तो ये दो लॉज आपको याद रखने हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टार्ट लॉ है। अब इसमें कॉम्प्लीमेंट का देखो, इसने शेडेड एरिया दिखाया है, सिंपल सा, ठीक है जी। और यहाँ पे इसने वर्ड ले आया जो मैं आपको अभी बोल रहा था, ये तो ए कॉम्प्लीमेंट, ये तो ए कॉम्प्लीमेंट किया, ठीक है। और जो ऊपर दो गए थे ये देखो, दे आर कॉल्ड डी मॉर्गन्स लॉज। लिख क्या रहा है, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनियन ऑफ टू सेट्स इज द इंटरसेक्शन ऑफ देयर कॉम्प्लीमेंट्स। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनियन is the intersection of their complements, ठीक है जी। और उल्टा भी आगे, and the complement of intersection is equal to union of their complements, उनके complements की यूनियन। इन दोनों को डी मॉर्गन्स लॉ बोला जाता है, राइट। तो ये आपको याद करने हैं। और ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। प्रॉपर्टीज में आप ध्यान दोगे तो बड़ी सिंपल सी हैं, कुछ नहीं इसमें कहीं भी कुछ भी जान ही नहीं है प्रॉपर्टीज में। देखो ए यूनियन करोगे ए कॉम्प्लीमेंट के साथ, एक काम करते हैं, ऊपर वाली डायग्राम से खोल लेता हूँ हल्की सी, या चलो बना दो। आप ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट के साथ करोगे तो यूनिवर्स ही आएगा ना, सिंपल सी बात है भाई, कि ए ले लिया, ये बाहर वाला ए कॉम्प्लीमेंट ले लिया, तो सारा मिला के तो यूनिवर्स ही बन गया। तो दोनों की यूनियन हमेशा यूनिवर्स आएगी। सेकंड में ए की इंटरसेक्शन करो ए के साथ, तो ए की इंटरसेक्शन दोनों डिसजॉइंट सेट्स है, कुछ भी नहीं आना, फाई आना है। डी मॉर्गन्स लॉ मैंने आपको दोनों बता ही दिया, स्टार लगा लो। इसके बाद लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन, नाम याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, डी मॉर्गन सिर्फ नाम याद रखने की ज़रूरत है, यहाँ नीचे कोई नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है। 2 बार कॉम्प्लीमेंट करोगे खुद ए आ जाएगा, डिस्कस कर चुके हैं। चौथा इंपॉर्टेंट है, समझो बस, फाई का कॉम्प्लीमेंट यू होता है और यू का कॉम्प्लीमेंट फाई होता है। कुछ नहीं का कॉम्प्लीमेंट सब कुछ, सब कुछ का कॉम्प्लीमेंट कुछ नहीं, ऐसे याद रख लो, ठीक है जी। तो नीचे इसने 9 लिख दी, दीज लॉज कैन बी वेरीफाइड बाय यूजिंग वेन डायग्राम्स। वेन डायग्राम से सिंपली हम सब कर सकते हैं, ठीक है। तो अब ये इसकी एक्सरसाइज है, मैं चाहता हूँ इसकी एक्सरसाइज आप खुद ट्राई करोगे सारे, बहुत ही सिंपल है, कहीं कुछ एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो खतरनाक हो, ठीक है। ये जो लगा रखे हैं मैंने, जस्ट ये अपने लिए लगा रखे हैं, कोई इसमें ऐसा वो नहीं है, इनको आप फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूँ ये आप कल करके आओ 2 एक्सरसाइजेज, ताकि इस एक्सरसाइज के जो भी डाउट है वो हम डिस्कस करेंगे फिर, क्योंकि सब देखो वेन डायग्राम से करना है, कहीं कुछ भी इसमें टेंशन नहीं है, बिल्कुल सिर्फ कॉम्प्लीमेंट वाला है, कहीं कुछ नहीं है। 7 क्वेश्चन है,